आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, साथ साथ बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीएड, एमएड सभी में विद्यमान हंटर कमीशन 1882-83 पर विचार करने जा रहे हैं। सभी को ये जानकारी है कि 1854 के बाद प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया और स्वतंत्रता संग्राम होने की वजह से फिर जो कि हर 20 साल बाद एक व्यवस्था बनाई जाती थी और अंग्रेज सरकार पूरा मंथन चिंतन करती थी, वह नहीं हो पाया। इसी वजह से 1882 में पुनः एक व्यवस्था की गई और तब यह एक कमीशन बना जिसे कि भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सन 1854 के घोषणा पत्र के बाद सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया। परिणाम स्वरूप जो 20 वर्ष उपरांत शिक्षा की समीक्षा होती थी वह न हो सकी और वुड के घोषणा पत्र की अवहेलना कर सरकार मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत पर चलती रही। जनसाधारण की शिक्षा का तिरस्कार हुआ। उत्साहपूर्वक चल रहे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इससे दुष्प्रभावित हुए। मैकाले महोदय की जो निस्यंदन सिद्धांत था, जो डाउनवर्ड फेडरेशन थ्योरी थी, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं ही। उन्होंने ये माना कि अगर चंद लोगों को शिक्षा दे दी जाए तो बाकी भारतीय उनके संपर्क में आएंगे और वे भी ज्ञानवान हो जाएंगे। उसने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से हिमालय के गोमुख से निकलने वाली गंगा बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान का विस्तार हो जाएगा, ज्ञान का प्रसार हो जाएगा। सन 1882 में ब्रिटिश संसद ने नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन की नियुक्ति की। तब जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक संस्था के सदस्यों के शिष्टमंडल ने भारतीय नीति के संबंध में उनसे वार्ता की। तब उन्होंने आश्वासन दिया और ये कहा कि 1854 के घोषणा पत्र ने वस्तुतः भारतीय शिक्षा नीति को स्पष्ट एवं जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी उस नीति पर चलने की है। यह बात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। इसका आंग्ल वर्जन सुन लें। The Declaration of 1854 has essentially laid down the Indian educational policy in clear and strong terms, and it is my desire to follow the same policy. तो जो लॉर्ड रिपन की इच्छा थी वह उनके इस वाक्य से जाहिर हो रही थी और ये बात भी ठीक थी कि 1854 में वुड आयोग ने जो कुछ भी संस्तुतियां की थी वो संस्तुतियां तो काफी अच्छी थी, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया। असल में अंग्रेज सरकार जो कुछ करती थी, दिखावा तो इतना अच्छा करती थी कि हाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और हर क्षेत्र पर उनकी नज़र भी रहती थी, हर क्षेत्र से संबंधित नीतियां भी बनती थी। अब नीतियों का पालन कितना होता था ये शोध का विषय और हम लोगों ने तो देखा है कि उनका पालन न के बराबर होता था। अब इसके बाद हो जाती है लॉर्ड रिपन के यहाँ आने पर भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। लॉर्ड रिपन महोदय ने 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। सर विलियम हंटर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। आयोग का अध्यक्ष बनने पर भी आयोग ने अपने 20 सदस्यों के साथ कार्य का शुभारंभ किया और इसमें 7 प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय थे। इस आयोग में मैसूर के शिक्षा संचालक BL राइस, मंत्री व पादरी प्रतिनिधि डॉक्टर W मिलर थे। भारतीय प्रतिनिधि भूदेव मुखर्जी, सैयद महमूद, आनंद मोहन बोस, KT तेलंग, P रंगानंद मुदालिया, महाराजा जितेंद्र टैगोर व हाजी गुलाम थे। हंटर कमीशन के उद्देश्य व कार्यक्षेत्र पर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ हंटर कमीशन। आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव में इसके उद्देश्य की झलक मिलती है। जो आयोग के शब्द हैं वह साफ साफ स्पष्ट करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। उसमें आयोग के इस
शब्दों को स्पष्ट रखने से ये बात साफ हो जाएगी कि वो क्या चाहता था। उन्होंने कहा, कमीशन का कर्तव्य होगा विशेष रूप से इस बात की जांच करना कि 1854 के घोषणा पत्र के सिद्धांतों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और ऐसे उपायों के सुझाव देना जो उस घोषणा पत्र में निर्धारित नीति को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करने हेतु कमीशन के मतानुसार वांछनीय प्रतीत होते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा बंद। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी इन्हें करना था तो वो 1854 का जो आज्ञा पत्र था उसी के चारों ओर घूमना था इनको। यह बात इनसे स्पष्ट हो रही है। इसका आंग्ल वर्जन सुनिए। It will be the duty of the commission to inquire particularly into the matter in which effect has been given to the principles of the dispatch of 1854 and to the suggest such measures as it may think desirable in order to further carrying out of the policy therein laid down। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि 1854 के जो घोषणा पत्र में सिफारिशें की गई थी उन संस्थितियों का कितना परिपालन हुआ है, कितनी रह गई हैं, इस पर मुख्य रूप से इनको विचार करना था। और इसके साथ इस समय की जो वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी एक आकलन करना था। इसके अतिरिक्त इन्हें प्राथमिक शिक्षा की सूक्ष्म जांच का कार्यभार सौंपा गया। सार रूपेण कमीशन को जो कार्य करने थे उन्हें हम इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। इन्हें क्या क्या करना था? पहली बात तो ये कि क्या उच्च व माध्यमिक शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित हुई है, यानी प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा इस वजह से हुई है क्योंकि उच्च व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। इस पर इनको पूरी तरह से विश्लेषण करना था, कार्य करना था, मनन करना था, चिंतन करना था और अपने सुझावों सिफारिशें देनी थी। दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और इसके संवर्धन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर कार्य करना था इस आयोग को। तीसरी बात, राजकीय विद्यालयों की स्थिति और उनकी कितनी आवश्यकता है नहीं है तो किस हिसाब से है और क्या स्थिति है, इस सब का इन्हें आकलन करना था, विवेचन करना था। और शैक्षिक क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयास व सरकारी नीति कि किस तरह से हम जो उस समय के तत्कालीन लोग हैं उनकी मदद हम कैसे ले पा रहे हैं, जो स्थानीय निकाय स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी कितनी मदद ली जा रही है और जो सरकार की पॉलिसी है उसका कितना अनुपालन हो पा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें यह भी देखना था शिक्षा व्यवस्था और मिशन स्कूल के संबंध में भी अपनी बात रखनी थी कि जो मिशनरीज हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं और जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, जो देशी विद्यालय हैं उनका क्या रोल है और किस तरह से वे कार्य कर रहे हैं। अब इस सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सारे एग्जाम्स का हिस्सा बनता है, जिसे कि हम सिफारिशें कहते हैं हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन की सिफारिशें क्या क्या हैं, आइए अब इस पर विचार करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में आना है वह यही हिस्सा है कि हंटर कमीशन की सिफारिशें और सुझाव क्या हैं। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर के तमाम शिक्षा के आयामों पर अपने विचार रखे, उन्हें यहाँ पर क्रम से रखने का प्रयास है और ये इतने ज्यादा हैं कि इसमें सारे को विवेचित करना मुश्किल है, इसलिए जो मुख्य हैं उनका यहाँ पर विवेचन कर दिया जा रहा है और इसी वजह से इसका मूल्यांकन अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें इसके गुण दोष के आधार पर इसका विवेचन करेंगे। अभी केवल यहाँ पर इसकी सिफारिशों को रखा जा रहा है, रिकमेंडेशंस एंड सजेशन ऑफ हंटर कमीशन। आयोग ने भारतीय शिक्षा पर व्यापक दृष्टिकोण से दृष्टिपात किया और विहंगम अवलोकन के उपरांत अपनी सिफारिशों और सुझावों को लेखबद्ध किया, लेकिन इसमें आंशिक परिवर्तन के साथ 1854 के घोषणा पत्र को ही पुनः नए तथ्यों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया था और मुख्यतः केवल उसी पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया बल्कि ये कुछ उससे ज्यादा था। इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी और क्या क्या सिफारिशें इन्होंने की हैं, आइए अब इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था व अध्यापक प्रशिक्षण आदि के संबंध में निम्न सुझाव सिफारिशें दी। प्राथमिक शिक्षा नीति जो इनके हिसाब से होनी चाहिए, जो इनके सुझाव थे, उन्हें यहाँ पर क्रम देने का प्रयास है। उच्च शिक्षा प्राप्ति का साधन बनाने की जगह यह शिक्षा जन साधारण की शिक्षा का प्रसार करे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग
शिक्षा से जोड़ सकें, ये इसका एक सुझाव था। इस तरह से कार्य किया जाए, केवल इसे ये न माना जाए कि एक कड़ी है उच्च शिक्षा दिलवाने की। दूसरी बात, व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद जीवनोपयोगी विषय शामिल किए जाए, ऐसे विषय शामिल हों जो कि आगे काम में आए। अगली बात, देशी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था कि देशी भाषाओं के माध्यम से उस व्यवस्था को दिया जाए जो उद्देश्य भी उनका भी है, और उसके लिए जो भाषाएं इस्तेमाल हों वो देशी भाषाएं हों। अगली बात, इसे पूर्ण सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए। अगली सिफारिश इनकी, लिखने पढ़ने का सामान्य ज्ञान रखने वालों को ही निम्न पदों पर नियुक्ति की जाए, यानी कि वहां पर जो कुछ भी रहें वो इस तरह के लोग रहें जो कुछ पढ़े लिखे हों। ऐसा न हो कि बिल्कुल भी न जानते हो ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाए। अगली बात, पिछड़ी जाति व आदिवासियों के शैक्षिक उन्नयन के अनवरत प्रयास की आवश्यकता है। यह भी महसूस किया इस भारतीय शिक्षा आयोग ने, हंटर कमीशन। इस भारतीय शिक्षा आयोग ने स्पष्टतः कहा, क्या कहा, उन्हीं के शब्द हैं, जन साधारण की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, उसका प्रसार और सुधार भी शिक्षा का वह अंग घोषित किया जाए जिसकी ओर राज्य के सतत प्रयास पहले से भी अधिकाधिक मात्रा में अब केंद्रीभूत किए जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। इसका आंग्ल वर्जन, इट इज डिजायरेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस of the country to declare the elementary education of the masses, its provision, extension and improvement to the part of the educational system to which the strenuous efforts of the state should now be directed in a still large measures than heretofore. इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में यह बात साफ कर दी गई कि प्रसार और सुधार भी शिक्षा का अंग घोषित किया जाए, और जिस तरह से प्रयास पहले भी सतत रूप से किए गए हैं लेकिन अब उसे और अधिक केंद्रीभूत किया जाए, ये इसका सार था। अब इसके से पहली बात, संगठन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। शिक्षा संबंधी यथा प्रबंध, विकास, व्यय, निरीक्षण आदि का दायित्व नगर पालिकाओं व जिला परिषदों को सौंपकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी कि अब सरकार को ने उसे कह दिया कि नगर पालिका ऐसे करेगी और जिला परिषदों का ये योगदान होना चाहिए, इतनी इतनी राशि ये करेंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कार्य करना था। अगली बात, पाठ्यक्रम, भौतिक विज्ञान, क्षेत्रमिति, चिकित्सा, बही खाता व कृषि को शामिल करने के सुझाव के साथ आयोग ने सभी प्रांतों को अपनी परंपरा के अनुसार पाठ्य निर्धारण की छूट प्रदान की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था कि सबको छूट प्रदान कर दी कि आपके प्रांतों में किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का गठन किया जाए। अगली बात, आर्थिक व्यवस्था जो कि सभी चीजों का आधार हुआ करती है, उसके संदर्भ में इस आयोग की क्या व्यवस्था थी। इस भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सम्यक विकास हेतु व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग का मानना था, क्या मानना था, the primary education should be declared to be that part of the whole system of public instruction which possesses an almost exclusive claim on local funds set apart for education and a large claim on provincial revenues। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। इसका हिंदी वर्जन सुन लें कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का वह भाग घोषित किया जाना चाहिए जिसका शिक्षा के लिए निर्धारित स्थानीय निधियों पर लगभग अनन्य अधिकार है तथा प्रांतीय राजस्व पर भी बड़ा अधिकार है। ये प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इसकी रिकमेंडेशंस थी, इसकी राय थी। अब थोड़ा सा विचार करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पर, माध्यमिक शिक्षा पर। माध्यमिक शिक्षा को विस्तार देने के बारे में भी आयोग ने विचार किया और कहा कि उन सभी जिलों में जहां जनहित की दृष्टि से आवश्यक हो तथा जहां के निवासी हाई स्कूल खोलने के लायक धनी न हो, ऐसे जिलों में कम से कम एक मॉडल हाई स्कूल सहायता अनुदान प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए। आंग्ल वर्जन, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वेयर इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेयर द इनहेबिटेंट्स आर नॉट वेल्दी एनफ to open a high school,
at least one model high school should be established under the grant and aid system. तो आप समझिए ये ग्रांट एंड एड सिस्टम उस काल की देन है। वुड ने इसकी पहले सिफारिश की और 1882 में हंटर कमीशन ने इस पर मुहर लगा दी। इसके अतिरिक्त आयोग ने हाई स्कूल के 2 भाग करने को कहा। एक भाग बच्चों को विश्वविद्यालय में प्रवेश में मदद दे और दूसरा अधिक व्यावहारिक, व्यापारिक व असाहित्यिक क्षेत्रों हेतु तैयार किया जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि 2 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा ऐसा हो जिससे कि बच्चे आगे पढ़ने के लिए लालायित हों और एक हिस्सा वो हो जो कि यहाँ तक पढ़ने के बाद काम करने की स्थिति में आ जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अधिक व्यावहारिक, व्यापारिक व असाहित्यिक क्षेत्रों हेतु भी तैयार किया जाए। अब हम बात करते हैं इस भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार, हंटर कमीशन के अनुसार कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए क्या कहा, उच्च शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। उच्च शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें उसी के शब्दों में, आयोग के शब्दों में, प्रत्येक कॉलेज को दिए जाने वाले अनुदान की दर का निर्धारण, उसके शिक्षकों की संख्या, रख रखाव पर होने वाला व्यय, संस्था की कार्यकुशलता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी। इसका आंग्ल वर्जन समझिए। द रेट ऑफ ग्रांट एंड एड given to each college should be determined keeping in mind the number of its teachers, expenditure on maintenance, efficiency of the institution and local needs. तो ये भी एक व्यावहारिक कदम था हायर एजुकेशन के लिए। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है देशी शिक्षा को प्रोत्साहन, क्योंकि वहां पर मैकाले पूरी तरह से मना कर चुका था और कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा करता था एक कुशल पॉलिटिशियन की तरह, लेकिन वास्तव में उसने देशी शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान किया। तो इन्होंने क्या किया, प्रमोशन ऑफ नेटिव एजुकेशन, प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में आयोग ने कहा अति दीर्घकाल से कठिनाइयों का सामना करने पर भी इन विद्यालयों का अस्तित्व इस बात का ज्वलंत प्रमाण था कि वे सजीव तथा लोकप्रिय थे। कमीशन के मतानुसार सरकार से मान्यता तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करके देशी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती थीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने इस बात को रखा हंटर कमीशन ने। आप समझिए जो देशी पाठशालाएं थी, जो देशी विद्यालय थे, जो देशी भाषाएं थी, इनको कुचलने का कदम 1813 के आज्ञा पत्र पर जब विवाद हुआ और 1833, 34, 35 जो कि मैकाले से प्रभावित रहे और इन्होंने इस तरह की रिकमेंडेशन की जिससे कि यहाँ की इस देशी भाषा को पूरी तरह से, देशी विद्यालय व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, उस पर काम हुआ। आप समझिए 1854 तक कोई भी मदद इस तरह की नहीं मिल रही थी और यहाँ की देशी संस्थाएं, देशी शालाएं कार्य कर रही थी। 1854 में वो डिस्पैच आया, उसने थोड़ा बहुत सोचा लेकिन उस पर कुछ भी अमल नहीं हो सका और इस तरह से एक लंबा समय बीत गया। 1882 आ गई और उस समय हंटर कमीशन ये कह रहा है कि इतने लंबे समय तक बिना किसी मदद के ये कार्य कर पा रही हैं, जिंदा हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो दम है। इसलिए इनकी मदद से शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। और जो कुछ इस आयोग ने कहा उसका आंग्ल वर्जन सुन लीजिए। They have survived a severe competition and have thus proved that they possess both vitality and popularity. The indigenous school, if recognized and assisted, may be expected to improve their method and fill a useful position in the state system of national education. Indian Education Report. तो इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट में इन शब्दों का आना एक व्यावहारिकता थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर किसी को बिल्कुल पोषण न मिले तो उस व्यवस्था का नेस्तनाबूद होना लगभग तय है। लेकिन हिंदुस्तानी शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की देशी भाषाएं, यहाँ की पाठशालाएं उस समय भी जीवंत थीं और बहुत सकारात्मक रूप से प्रयास करने में भी सक्षम थीं। तो हंटर आयोग का यह कहना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था कि इनको अगर मदद मिलेगी तो इनसे बहुत बड़ी दिशा मिल सकती है और हिंदुस्तानी शिक्षा को व्यावहारिक दिशा मिल सकती है। अब इसके बाद हम विचार करते हैं टीचर एजुकेशन पर, अध्यापक प्रशिक्षण पर। कि अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने क्या कहा। इस समय जो अध्यापक प्रशिक्षण के विद्यालय थे उन्हें नॉर्मल स्कूल नाम से जाना जाता था। प्रशिक्षण विद्यालय
1882 तक भारत में केवल 2 ही स्थानों पर थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, और इस वजह से एक था लाहौर में और दूसरा था मद्रास में। इनके संबंध में आयोग की जो सिफारिशें थी, महत्वपूर्ण सिफारिश वो ये थी कि निम्न योग्यता वाले छात्राध्यापकों से स्नातकों का प्रशिक्षण काल कम होना चाहिए। एक ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी नॉर्मल स्कूल के लिए, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। दूसरी बात, शिक्षा सिद्धांत और प्रायोगिक शिक्षा को प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और ये आज भी आप देखिए शिक्षा के सिद्धांत जो है वो शामिल हैं और प्रायोगिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है बीएड की या एलटी की या तमाम टीचर्स ट्रेनिंग है, उसमें शिक्षा सिद्धांत और प्रायोगिक शिक्षा का स्थान है। और ये उस समय उनकी रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की। और अगली बात इन्होंने की, क्योंकि भारत की शिक्षा पर समग्र रूप से ये अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो महिला शिक्षा के संदर्भ में, विमेन एजुकेशन के संबंध में महिला शिक्षा की दयनीय स्थिति को देखकर इसे हर संभव आगे बढ़ाने पर जोर दिया और सुझाव दिया कि बालिका विद्यालयों तथा साथ साथ बालकों के विद्यालयों की सहायता हेतु प्रत्येक सरकार से और प्रत्येक प्रकार से समान अनुपात में धन लिया जाना चाहिए। जो भी यहाँ की संस्थाएं हैं उनसे धन लिया जाना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आप सुनिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। कई बार इस तरह का जाता है कि ये शब्द दिए हुए होते हैं और पूछा जाता है कि यह किस आयोग ने कहा। तो आप सुनिए, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संभव विधि से इसका पोषण किया जाए। इसका आंग्ल वर्जन, It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition and that it needs to be fostered in every legitimate way. Indian Education Commission report। तो ये जो था कि लेजिटिमेट वे, भारत की महिला की शिक्षा की व्यवस्था बहुत लंबे समय से बदतर चल रही थी। और जब वैदिक एजुकेशन के बाद से ही अल्तेकर महोदय ने एक बार कहा था, भारत की शिक्षा को देखकर ये लगता है कि ये शिक्षा केवल भारत के लालों के लिए है, ललनाओं के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा गैप था और उस समय इस शिक्षा पर इस इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के द्वारा ध्यान देना वास्तव में एक सराहनीय कदम था। इसके बाद हम विचार करते हैं रिलीजियस एजुकेशन की, धार्मिक शिक्षा की। धार्मिक शिक्षा के बारे में आयोग का मानना था कि राज्य की घोषित नीति के अनुरूप राज्य के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अगली बात, सरकार व मिशनरियों की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मिशनरी। शैक्षिक प्रगति में सरकार तथा मिशनरी संस्थाओं की भूमिका पर विचार कर आयोग ने कहा कि मिशनरी संस्थाओं को राज्य के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत अपने स्वतंत्र पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होनी चाहिए। जहां तक संभव हो तथा आवश्यकता हो, ऐसी संस्थाओं को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए आवश्यक सभी प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिए। यहाँ पर आयोग की मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह उभरता है कि आयोग एक तरफ तो धार्मिक शिक्षा को देने को मना कर रही थी और अपनी मिशनरीज की प्रगति के लिए सारे कार्य कर रही थी। वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो इस तरह की स्थिति की थी जो कि कहीं कहीं उसकी झलक मिलती है। अब एक जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि शिक्षा विभाग की स्थापना हो चुकी थी 1854 के घोषणा पत्र के उससे, और उसके विस्तार में उसके द्वारा क्या क्या कार्य हों, कहाँ कहाँ वो अव्यावहारिक है, इस सब पर इन्होंने ध्यान दिया था। यह सर्वविदित है कि 1854 के घोषणा पत्र से जो प्रांतीय शिक्षा विभाग बने वे कतिपय दोषों से युक्त थे। उसमें सुधार करने के लिए हंटर कमीशन ने जो सुझाव दिए उन्हें आपके बीच रखने का प्रयास है। पहली बात, समस्त विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्रांत के निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए, यानी कि प्रत्येक प्रांत के विद्यालयों का निरीक्षण हो सके। इसलिए जो संख्या इस समय है उससे काम चलने वाला नहीं है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। अगली बात, समीपवर्ती विद्यालयों के छात्रों को
एक विद्यालय में न बुलाकर प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षकों द्वारा परीक्षा लेना सुनिश्चित किया जाए। जो एक ही जगह बुला लिए जाते हैं बच्चे, उन्हें बुलाने की व्यवस्था नहीं की जाए, बल्कि प्रत्येक विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था हो। अगली बात, शिक्षा कार्य से जुड़े सहायक निरीक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। वेतन वृद्धि की आवश्यकता महसूस की। अगली बात, प्रत्येक उस विद्यालय का निरीक्षण अनिवार्य किया जाए जिसे सहायता अनुदान मिलता हो। ये कह रहे हैं जैसे हम पैसे दे रहे हैं उसको देखना तो बहुत जरूरी है, इसलिए प्रत्येक ऐसे विद्यालय को निरीक्षित करना बहुत आवश्यक है। अगली बात, जिला निरीक्षक के पदों पर यूरोपियनों की अपेक्षा भारत के नागरिकों को अधिक नियुक्त किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। और इसके साथ ही इन्होंने हरिजनों व पिछड़ी जातियों की शिक्षा की व्यवस्था भी की और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए भी कार्य किया। आयोग ने अपने अध्ययन में पाया कि ये जातियां दीर्घकाल से सामाजिक संरचना में निम्न स्तर पर रही हैं, इन्हें यकायक सामान्य स्तर पर लाना संभव नहीं है। अतः धीरे धीरे कुछ प्रयास किए जाना चाहिए। क्या प्रयास किया जाना चाहिए, आयोग की क्या राय थी, उससे आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। हरिजन व पिछड़ी जातियों है तो समस्त विद्यालयों के द्वार खोल दिए जाए जो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं या सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों, उनमें तो इन्हें स्थान मिल जाए। अगली बात, जिन कतिपय स्थानों पर इनके प्रवेश पर अन्य जातियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाए वहां इनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित किए जाएं, क्योंकि उस समय की स्थिति इस तरह की थी कि जो यहाँ पर रहने वाली विविध जातियां थी वे आपस में बहुत अधिक सामंजस्य या मेल मिलाप रखकर चलने वाली नहीं थी। अगली बात इन्होंने कही कि जनता की इच्छा के विरुद्ध शिक्षक तथा शिक्षाधिकारी हरिजनों व पिछड़ी जातियों के छात्रों को विद्यालय में प्रवेश न दें। अगली बात, बुद्धिमानी व चातुर्य कौशल के माध्यम से जातीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि जातीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। यहाँ तक कि उस समय जो कुछ लोग लिख रहे थे, जो गीत बन रहे थे और जो एक थोड़ा सा उद्भव हुआ था, विकास यात्रा का प्रारंभ सा लगता था, वह इस तरह का था, लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरा के मानंद प्रयास थे और जातीय भेदभाव की खाई बहुत गहरी थी। इसके बाद इन्होंने ध्यान दिया पहाड़ी जातियों व आदिवासियों की शिक्षा पर। अपने अध्ययन के आधार पर आयोग यह समझ गया कि अब तक की व्यवस्थाएं पहाड़ी जातियों व आदिवासियों की शिक्षा में असफल रही हैं। अतः आयोग ने अधोलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो यह शिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं छोड़ी जा सकती, अतः यह आवश्यक है कि सरकार उनके लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करे। दूसरी बात, इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था कर रही गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरी बात, इन जातियों के छात्रों की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क रखी जाए, इनसे कोई फीस वगैरह कोई पैसे वैसे न लिए जाए। अगली बात, आदिवासी क्षेत्रों के समीप ही उन्हें पढ़ने हेतु आकर्षित करने का प्रयास हो, क्योंकि उस समय सोच इस तरह की थी कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पुरखे नहीं पढ़े, हम क्यों पढ़ाएंगे, तो इस सोच को भी बदलना था। अगली बात, इन जातियों के शिक्षार्थियों को इसी जाति के शिक्षकों द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि वो लोग उनके परिवारों से, उनके घरों से संपर्क में थे और इनके द्वारा ही शिक्षा की व्यवस्था होने पर ही शिक्षा व्यवस्था चल सकती थी। अगली बात, यदि कोई आदिवासी भाषा माध्यम के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यानी कि आदिवासी भाषा अगर माध्यम के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो उस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि उद्देश्य यह है कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात पहुंचे। लेकिन माध्यम कोई भी भाषा हो सकती है, तो अगर कोई आदिवासी भाषा इतनी सशक्त है जो ज्यादा लोगों द्वारा समझी जाती है, तो ऐसी आदिवासी भाषा का माध्यम बनाया जा सकता है। अगली बात, इन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे ये पास की सभ्य जातियों से संबंध कायम करने के लायक हो जाए, जिससे ये बातचीत कर सके और इनका स्तर जो है वो ऊंचा हो सके। अगली बात, इन जातियों के अध्यापकों को नॉर्मल स्कूलों में सामान्य शिक्षा के साथ कम समय में तैयार करने का प्रयास किया जाए। ये कह रहे हैं कि बहुत अधिक कमी है और टीचर्स हैं नहीं, और ट्रेन टीचर्स का तो बिल्कुल अभाव है, इसलिए प्रयास हो कि कम समय में इन्हें इतना काम चलाऊ व्यवस्था बना दी जाए और ये ट्रेंड हो जाए, जाकर के उन्हें पढ़ाने लगे, इस लायक हो जाए। तो ये सिफारिश इस हंटर कमीशन ने दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी। अब
जो सिफारिश थी सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में, उस पर हम विचार करते हैं। आप समझिए कि ग्रांडेनेट सिस्टम 1854 से जो शुरू हुआ, आज तक हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था का विशेष अंग बना हुआ है। आज भी ग्रांडेनेट की व्यवस्था है, आज भी तमाम माध्यमिक विद्यालय इस तरह के चल रहे हैं, आज तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं, शासन के विद्यालय हैं, और जो कि अभी डिग्री कॉलेज महाविद्यालय हैं उनमें भी शासन की एड आती है। तो ये सहायता अनुदान प्रणाली उस समय से अब तक निरंतर कार्यरत है। तो इसके लिए क्या सिफारिशें की इस हंटर कमीशन ने, उस पर विचार करते हैं। इस क्षेत्र में आयोग ने विशद विश्लेषण के आधार पर जो सुझाव दिए उनमें से कुछ को यहाँ पर देने का प्रयास है, आपके बीच रखने का प्रयास है। पहली बात, यदि व्यक्तिगत संस्थाओं को शिक्षा की सामान्य प्रणाली का आवश्यक अंग स्वीकार नहीं किया गया तो व्यक्तिगत प्रबंधकों की संस्थाएं सफल नहीं हो सकती। गैर सरकारी संस्थाओं के प्रबंधकों के परामर्श पर उनके छात्रों को प्रमाण पत्र, छात्रवृत्तियों व अन्य जन विभूषणों की प्रतियोगिता में समान आधार पर प्रवेश सुनिश्चित होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर विवाद खड़ा करते हैं कि मैनेजमेंट को क्यों शामिल किया जाए, लेकिन जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं उनको ही आप शामिल नहीं करोगे, उन्हीं के अध्यापकों को शामिल नहीं करोगे, तो क्या कोई कारगर नीति बन सकती है? आज जो लोग प्रसाद प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और जिन लोगों ने उस प्रसाद की व्यवस्था की है, अगर उन्हें विशेष स्थान न दिया जाएगा तो उस प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए उन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो जो लोग अपनी सारी राशि लगा करके विद्यालय खड़े कर रहे थे, जो शिक्षा के प्रसार में योग दे रहे थे, उन प्रबंध समितियों, उन प्रबंधकों और उन शिक्षकों को भी इसमें शामिल करना आवश्यक समझा और इस हंटर कमीशन ने इसको महसूस किया। अगली बात, गैर सरकारी विद्यालय के प्रबंधकों, अध्यापकों, विभाग के अधिकारियों को सभी विभागीय परीक्षाओं के संचालन में यथासंभव जोड़ा जाना चाहिए। ऊपर से थोपी हुई व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इसलिए जो प्रबंधक हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को और जो शिक्षा अधिकारी हैं वहां के, उन सबको मिलजुल करके ये प्रयास करना चाहिए, तभी व्यवस्था सफल होगी और इनको जोड़ना आवश्यक है, ऐसा आयोग ने सिफारिश की। अगली बात, किसी गैर सरकारी विद्यालय को केवल इस आधार पर अनुदान से वंचित न किया जाए कि वह सरकारी विद्यालय के समीप है। ये भी बहुत बड़ी सिफारिश थी, क्योंकि कहीं कहीं आबादी बहुत अधिक घनी है और वहां पर सरकारी विद्यालय से काम चलने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगर एक दूसरा विद्यालय है तो उसके अनुदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि उस आबादी के हिसाब से वहां पर 2 विद्यालय, 3 विद्यालय और अधिक विद्यालयों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो इस ओर आयोग का ध्यान गया और आयोग ने ये बात रखी। अगली बात, विद्यालय की स्थिति, योगदान, कार्यक्षमता, प्रांतीय आवश्यकता, स्थानीय योगदान के आधार पर अनुदान की राशि देने हेतु जो नियम पहले से चले आ रहे हैं उनमें संशोधन किया जाए, ऐसा इस आयोग की सिफारिश थी। दूसरी बात, इमारत, उपकरण, फर्नीचर आदि पर मिलने वाले अनुदान की राशि, अवधि व विविध दशाओं का स्पष्ट वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सेशन शुरू हो गया, उसके बाद अगर इसके लिए राशि मिल रही तो उसका उतना उपयोग नहीं है। समय से सब कुछ होना चाहिए। अगली सिफारिश थी सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में। सहायता अनुदान के प्रार्थना पत्र का कार्यालयीय उत्तर दिया जाना चाहिए। वह अस्वीकृत होने की दशा में स्पष्ट रूप से कारण बताया जाए कि यह क्यों कैंसिल हुआ है। एप्लीकेशन दी जा रही है अनुदान के लिए और अनुदान के लिए मांगा जा रहा है और आप उसे कैंसिल कर रहे हो, तो बताओ क्यों कैंसिल कर रहे हो। ये चीज भी होनी चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा। अगली बात, बिना विलंब के अनुदान नियत समय पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय एडमिशन हो रहे हैं, जिस समय उसका समय है, जिस समय विद्यालय में विद्यार्थी आ रहे हैं, उसी समय सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बाद में अगर करेंगे तो उसका उतना प्रभाव पैदा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आयोग ने ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की कि बिना विलंब के अनुदान नियत समय पर दिया जाना चाहिए। एक और सिफारिश, अनुदान स्थानीयता व संस्था के वर्ग पर निर्भर हो। पिछड़े जिले, कन्या विद्यालय, निम्न जाति विद्यालय, पिछड़े समुदाय के विद्यालय को जो है अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ऐसा आयोग ने सिफारिश की इस हंटर कमीशन ने। अगली बात, जो विषय अधिक महत्व के समझे जाएं
उन्हें तथा सहायता प्राप्त संस्था के विस्तार हेतु हर बजट में अधिक राशि स्वीकृत की जाए। कहने का मतलब यह है कि आज जो बजट बन रहा है उसकी तुलना में आने वाले बजट में अधिक राशि का प्रावधान हो, क्योंकि धीरे धीरे वो विस्तार तो प्राप्त होगा, खर्चे बढ़ेंगे और इसलिए इस बात को मद्देनजर रखा जाए। तो आयोग ने, इस हंटर कमीशन ने ये सारी की सारी सिफारिशें की। इन सारी सिफारिशों में हमें बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी इसने कहा था उस पर अमल कितना हुआ और इसमें क्या क्या सार छिपा हुआ है, इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसका गुण दोषों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है, जिसे अगली वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा, शीघ्र ही आप लोगों के बीच लाऊंगा। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन क्या था, 1854 के ऊपर इसकी प्रतिक्रिया क्या थी, इसकी सिफारिशें क्या थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। जो बीएड में क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा के लिए आता है, जो बीटीसी और इससे नीचे के लेवल्स पर आता है वह प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आता है, और अब हायर एजुकेशन पर इसके क्या प्रयास रहे उससे संबंधित प्रश्न भी आता है। तो कुल मिलाकर के हंटर कमीशन बहुत महत्वपूर्ण है, और हंटर कमीशन को आप यहाँ पर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया है। अगर आप लिखा हुआ मैटर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो गूगल पर आपको educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।